हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग एक नया बुक पढ़ाने जा रहे हैं भूगोल का। ये क्लास 10th का एक नया बुक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला पार्ट है। ये संसाधन एवं विकास है। पहला पार्ट 1 ये हमारा है और इसका नाम है संसाधन एवं विकास। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो हमारा है संसाधन। संसाधन किसको कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसे हमारा पर्यावरण जो है, हमारा पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर चीज हमारे लिए उपयोगी होता है और हर चीज हमारे लिए क्या है, संसाधन है। और हर एक संसाधन का उपयोगिता के आधार पर हमारा उसका क्या होता है, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कि कोई भी वस्तु अधिक हमारे लिए आवश्यकतावान हो सकता है, कोई भी वस्तु हमारे लिए कम आवश्यकतावान हो सकता है। तो इसी चीज को नजर रखते हुए हम लोग क्या किए हैं, इसको वर्गीकरण किए हैं, संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए, संसाधन होता है किसको कहते हैं, और संसाधन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के उद्भव के समय से ही उपलब्ध है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। और मानवीय का मतलब होता है कि इसको हम लोगों ने बनाया है, मानव जीवन ने उसको अपने तरीके से तैयार किया है, इसको हम लोग मानवीय संसाधन कहते हैं। और एक होता है प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है उसको पुनः यूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। और अनवीकरणीय को मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि एक बार उपयोग कर लिए, इसको दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह चार्ट दिया हुआ है और यह चार्ट जो है वो हमारा बुक में भी दिया गया है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। तो जो संसाधनों का वर्गीकरण किया है, इसमें हमारा पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर इसमें हमारा जैव और अजैव आता है। उसके बाद होता है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब होता है समाप्त, कोई भी संसाधन होगा या नहीं होगा उसके आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। उसके बाद होता है स्वामित्व। तो स्वामित्व का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। किस संसाधन पर किसका अधिकार है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वामित्व कहते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर हमारा जो संसाधन आता है, इसको हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, चार होता है। सारे को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर हमारा भी, इसमें भी हमारा संभावित संसाधन आते हैं, विकसित भंडार आते हैं और संचित कोष आते हैं। तो जो संभावित संसाधन होते हैं ये हमारा क्या होता है, भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए हमारा बनाया गया है, ये संसाधन होते हैं। जैसे कौन सा संसाधन का अभी लाइफ और कितना है, कितने दिनों तक रह सकता है, उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो संभावित में हमारा वे संसाधन आते हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, जो समाप्त होने वाले हैं उसको हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं और पढ़ते हैं बारी बारी से। तो पहला हमारा है उत्पत्ति के आधार पर जैव तथा अजैव। तो इसमें हमारा पहला हमारा क्या है, जैव संसाधन है। और जैव संसाधन किसको कहते हैं, जैव का मतलब होता है जीव, ठीक है, ऐसा संसाधन जिसमें जीवन हो, जीवन मतलब जान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे में लिखा हुआ है मनुष्य, हाथी, घोड़ा और समस्त प्राणी जात। तो मनुष्य भी क्या है, जैव संसाधन है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सहायता लेता है। हाथी, घोड़ा, इन सारे चीजों से भी हम लोग सहायता लेकर के बहुत सारे कार्य करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, समस्त प्राणी जात। इसका मतलब यह है कि समस्त प्राणी जात क्या है, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमारा है अजैव संसाधन।
वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी हो या उसमें जीवन ना हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं से बनी हो का मतलब होता है चट्टान, धातु, वाहन, ये सब इत्यादि। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, जान नहीं होता है, लेकिन ये सभी भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। उसके बाद हमारा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर हमारा होता है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं, जिसका नवीकरण किया जा सकता है, पुनः उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे संसाधन जिसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे हमारा है वायु, जल। वायु हमारा खराब हो जाए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके उपयोग कर सकते हैं। पानी हमारा खराब हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, हमारा नवीकरणीय संसाधन है। और एक चीज और समझ लीजिए, मान के चलिए एक ये तालाब है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, और ये तालाब वाला पानी जब इवापोरेट होगा, मतलब कि वाष्पीकरण होगा, तो हमारा ऊपर में जा करके बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो इससे हमारा क्या होगा, फिर से हमारा पानी के बूंदों के रूप में हमारा धरती पर आ जाएगा, और ये हमारा सबसे शुद्ध जल होता है। ठीक है, वर्षा का पानी जो है सबसे शुद्ध जल होता है। तो इस प्रकार से फिर से हमको इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसका उल्टा होता है अनवीकरणीय संसाधन। इसमें हमारा क्या होता है, वैसा संसाधन जिसे उपयोग किए जाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे हमारा खनिज पदार्थ, और खनिज पदार्थ क्या है, बनने में लाखों साल करोड़ों साल लगे हैं, बहुत दिनों के अंतराल में ये हमारे संसाधन बने हैं, इसको बनने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है। कोयला, कोयला को भी बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लगा है, तब जा करके कोयला बना है। और इसको हम लोग उपयोग करते हैं, तो उपयोग करने के बाद क्या बन जाता है, राख बन जाता है। और राख बनने के बाद फिर से हमको लोग कोयला बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। और हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और कहीं भी थोड़ा सा भी समझने में डाउट हो रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को उसके ऊपर अलग से वीडियो बना करके अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पेज में। उसके बाद हमारा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। अधिकार, तो अधिकार के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पहला जो हमारा होता है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं, इन सारे संसाधन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है हम लोगों से 1 नंबर का। तो वैसे संसाधन जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, जैसे किसान का जमीन। तो जमीन जो है किसी खास व्यक्ति के पास होता है, उसका अधिकार किसी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है उसके ऊपर में। इमारत, जैसे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, तो इसका भी अधिकार किसी खास निजी व्यक्ति के पास होता है। तो इस प्रकार के अधिकार हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों के अधिकार कर सकते हैं क्या, दूसरे लोगों के इमारत पर, जमीन पर हम लोग अधिकार कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी संसाधन है ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है समूह में उपयोग करना। ठीक है, सामुदायिक रूप से उपयोग करना। वैसे संसाधन जिसपे पूरे समाज के व्यक्तियों का हक होता है तथा उसका उपयोग समाज के सभी लोग कर सकते हैं। जैसे सामुदायिक भवन, ये सामुदायिक भवन हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग सभी लोग जा करके बैठ सकते हैं, वहां पे बैठकी वगैरह कर सकते हैं। कुछ समाज में प्रॉब्लम वगैरह आता है तो उसको हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, सामुदायिक संसाधन में आता है। सरकारी स्कूल, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं, गरीब हो या अमीर कोई भी पढ़ सकता है, ये भी हमारा सामुदायिक संसाधन आता है। उसके बाद सरकारी अस्पताल, ये भी हमारा सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है जंगल वगैरह हो गया, इसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है, अपने मवेशी के लिए खाना ला सकता है। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, तो संसाधन में हमारा जो राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब ही समझ में आ रहा है जिस पर पूरे देश का अधिकार हो। वैसे संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के अंदर आते हो। जैसे एक राष्ट्र है, इस प्रकार से एक देश है। ठीक है, इस प्रकार से एक देश है, तो
इस सीमा के अंदर में जितने भी संसाधन आएंगे उस संसाधन पर हमारा क्या होगा, उसी देश का अधिकार होगा। किसी दूसरा देश वाला क्या कर सकता है, अधिकार नहीं कर सकता है। जैसे अभी पाकिस्तान है या चीन है, हमारे बॉर्डर वाले एरिया पर हम लोग क्या करता है, कब्जा करने का कोशिश करता है। तो कब्जा हम लोग नहीं करने देते हैं, क्यों, क्योंकि उस पर अभी हमारा अधिकार है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय संसाधन करते हैं। और कहाँ तक अधिकार होता है, जब समुद्री इलाका का बात किया जाए, देखिए पठारी इलाका जो हमारा जमीन वाला एरिया है, तो जहां तक सीमा रहेगा वहीं तक कर सकते हैं। लेकिन समुद्री इलाका पर आ जाएगा, मान के चलो इधर से हमारा समुद्र है, इधर से हमारा जमीन है, तो जमीन वाला तो हमारा जमीन तक ही हमारा अधिकार रहेगा। लेकिन जो समुद्री एरिया रहेगा उसमें हमारा 200 मील दूर तक हमारा अधिकार होता है, 200 मील दूर तक। उससे अधिक जाएगा उस पर अंतरराष्ट्रीय अधिकार होता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन देश के सीमा से 200 मील से बाहर स्थित संसाधन को क्या कर सकते हैं, उस पर अधिकार हम लोग जमा नहीं सकते हैं। उस पर अधिकार किसका होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन का होता है। और अंतरराष्ट्रीय संगठन के लोग क्या कर सकते हैं, वो हर देश को उपयोगिता के लिए दे सकते हैं, उपयोग करने के लिए दे सकते हैं। और आगे एक टर्म हमारा है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। एक इस प्रकार का यह एक सम्मेलन है, और यह हमारा कहाँ पे किया गया था, यह ब्राजील में सम्मिलित किया गया था। इस सम्मेलन को किया गया था। इसमें क्या था, यह कब किया गया था, 1992 ईस्वी में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। और इससे क्वेश्चन हमारा पूछता है कि ब्राजील के किस शहर में हमारा जो है पृथ्वी सम्मेलन प्रथम किया गया था। तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1992 ईस्वी में किया गया था। इससे हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया था, एजेंडा 21 पर स्वीकृति प्रदान किया गया था। और एजेंडा 21 यह क्या है, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करने का एक जरिया है। एजेंडा 21 में एक नियम बनाया गया है कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास कैसे किया जाए। इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे पृथ्वी का किस प्रकार से ख्याल रखा जाए, किस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण किया जाए, इस बारे में बात किया गया है एजेंडा 21 में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद आगे हमारा जो है संसाधन का नियोजन कैसे करते हैं। तो संसाधन तो हमारे पास बहुत है, और उसका उपयोग भी धुआंधार हो रहा है। कुछ लालची लोग तो बहुत ही ज्यादा खराब स्तर पर उपयोग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो रहा है, संसाधन नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो इसका नियोजन कैसे किया जाए, नियोजन क्या करने का तरीका है हमारे देश में, वो सारे चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य उपाय है। नियोजन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक विवेकपूर्ण संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, और आने वाले पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं, बचा करके रख सकते हैं। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसको किस प्रकार से किया जाता है भारत में, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो जो पहला हमारा है कि देश में विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उसका तालिका बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि देश में बहुत सारे स्टेट है ना, बहुत सारे स्टेट है, 28 स्टेट है, और हर जगह पे अलग अलग मात्रा में अलग अलग चीजें पाई जाती है। जैसे झारखंड में हमारा अभ्रक पाया जाता है, लोहा पाया जाता है ना, इस प्रकार के चीजें पाया जाता है। कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कोई स्टेट में कोयला नहीं पाया जाता है, स्टेट में अभ्रक कम पाया जाता है, किसी स्टेट में हमारा सोना चांदी अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, तालिका तैयार किया जाता है कि किस जगह पे कितना मात्रा में क्या क्या पाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि संसाधन विकास की योजना लागू करते हैं कि किस प्रकार से नया नियम बना करके इसका उपयोग इतनी मात्रा में करना है, किस प्रकार से करना है, कितनी सरकार को टैक्स वगैरह देना है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, योजनाएं लागू करते हैं। प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थान नियोजन ढांचा तैयार किया जाता है।
उसके बाद है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित किया जाता है। जो राष्ट्रीय विकास है और संसाधनों का विकास है, दोनों में क्या किया जाता है, समन्वय स्थापित किया जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा जो पहला टॉपिक है, इसका जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक, उसको बोलते हैं भू संसाधन। और भू संसाधन के बाद में जो हमारा जो सेकेंड वीडियो होने वाला है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मृदा संसाधन। मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा में कितने प्रकार के मृदा होते हैं, हमारे देश में पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में किन किन तरह का मृदा पाया जाता है, किस मृदा में किस प्रकार के फसलें उगाई जाती है, आगे वाला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए चैनल में, हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भू संसाधन। तो भूमि पर जितने भी तरह के संसाधन है, वे सभी हमारे लिए क्या है, भू संसाधन के अंतर्गत आते हैं। हम भूमि पर आते हैं और अनेक प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पे पाया जाता है, वन जीवन हमारा यहीं पे पाया जाता है, भूमि पर ही। उसके बाद मानव जीवन भी भूमि पर ही निवास करती है। उसके बाद आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं में हमारा क्या क्या आता है, परिवहन आता है, संचार व्यवस्थाएं आती है। सारी की सारी व्यवस्थाएं क्या है, भूमि संसाधन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को आप लोग ध्यान से समझिए। तो भूमि संसाधन को हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा है मैदानी भाग, दूसरा है हमारा पर्वत भाग, और तीसरा है हमारा पठार भाग। तो जो मैदानी भाग होता है ये हमारा 43% है। उसके बाद पर्वत भाग हमारा 30% है, और पठारी भाग हमारा 27% है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसमें जो देखिए पहला जो हमारा है 43% मैदानी भाग, इसमें क्या क्या उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहला तो हमारा कृषि किया जाता है मैदानी भाग में, है ना। उसके बाद में उद्योग धंधे लगाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार का क्या कार्य कहाँ किया जाता है, मैदानी भाग में। उसके बाद है पर्वत। तो पर्वत में क्या क्या होता है, पर्वत से हमारा नदियां निकलती है, 12मासी नदी, देखिए 12मासी नदियां निकलती है। पर्यटन विकास के लिए हमारा अधिक उपयोगी होती है। पर्यटन विकास का मतलब आप लोग समझ लीजिए, पर्यटन विकास। तो पर्यटन विकास जो हमारा होता है, पर्यटन विकास का मतलब होता है घूमने के लिए दूसरे स्टेट से लोगों को बुलाना, दूसरे देश से लोगों को बुलाना। तो उसके लिए हम लोगों को पर्यटन स्थल अच्छे से बनाना होगा। तो पर्वत के अंतर्गत ही हमारा पर्यटन स्थल भी आता है। उसके बाद है पठारी भाग। पठारी भाग में क्या क्या आता है, पठारी भाग का मतलब होता है समतल एक मैदान होता है। इसमें हमारा अधिक मात्रा में क्या होता है, खनिज, जीवाश्म आदि पाए जाते हैं। ये हमारा पठारी भाग के अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, उद्योग धंधे लगा करके इन सारे खनिजों को निकाला जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से, तो वन का उपयोग लकड़ी के लिए भी किया जाता है, कृषि का उपयोग भी हम लोग करते हैं भूमि से ही। उसके बाद गैर कृषि प्रयोजन भूमि। तो गैर कृषि प्रयोजन भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इमारतें, सड़क, उद्योग धंधे इत्यादि लगाने में। तो ये भूमि जो होते हैं, जो गैर कृषि प्रयोजन भूमि होते हैं, ये हमारा कृषि योग्य होता है। ये हमारा क्या होता है, कृषि योग्य होता है, कृषि योग्य है। कृषि योग्य होते हुए भी इसका उपयोग हम लोग क्या कर लेते हैं, इमारत, सड़क आदि बनाने में कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग इमारत जो है वहीं पे बनाते हैं जहां पे हमारा कृषि योग्य भूमि रहेगा, उसी के सामने बनाएंगे। तो आप लोगों को बात समझ में जरूर आ रही होगी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या है, परती भूमि। परती भूमि किसको कहते हैं, तो जहां पे हम लोग क्या करते हैं, चरगाहें, ठीक है, चरवाहा का कार्य किया जाता है, मतलब कि मवेशी वगैरह को चराया जाता है। वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, जहाँ पे परती भूमि होता है वहां पे हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, वृक्ष लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। और ये चार्ट आप लोगों से बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये VBI है, ठीक है।
इससे आप लोगों को पूछा जाएगा जो हमारा भारत का भूभाग है उसमें हमारा मैदान का कितना प्रतिशत है, पठार का कितना प्रतिशत है, पर्वत कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन हम लोगों से बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारा भारत में भू उपयोग करने का तरीका। ठीक है, प्रारूप किस प्रकार से है। तो जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो हमारा भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इतना है। और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का जो 93% है, इसी का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं। और 7% जो बच गया उसका अभी तक हम लोगों के पास में क्या है, आलेख नहीं है। आलेख नहीं है कहने का मतलब है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, सर्वेक्षण ही नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 93% भाग के ही भूभाग के उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुछ पूर्वोत्तर प्रांत तथा पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र। पूर्वोत्तर प्रांत में कौन कौन आता है, जैसे असम आ गया है ना, असम, मेघालय, ये सारे चीजें आ गए, सारे राज्य आ गए। इन सारे राज्यों में और पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र में जो आता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, चीन भी अधिकार कर चुका है कुछ कुछ भागों में जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हमारे सरकार उस पर कदम उठा रही है। तो इसका जो है अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, मतलब 93% पर ही सर्वेक्षण किया गया है कि क्या क्या उपयोग किया जाता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है मतलब कि हर राज्य में खेती किया जाता है, मतलब कृषि किया जाता है, और हर राज्य में अलग अलग लेवल पर कृषि किया जाता है। कहीं पे हमारा 100% का 80% भाग पर कृषि किया जाता है, कहीं कहीं हमारा 30% पर ही कृषि किया जाता है, कहीं हमारा 50% पर कृषि किया जाता है। तो हर अलग अलग स्टेट का अलग अलग हमारा आंकड़ा होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा है कि अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है हर राज्य का। तो पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती किया जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सारे स्टेटों में क्या है, 10% से भी कम भूमि पर क्या होता है, खेती किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि किसको कहते हैं, तो बंजर भूमि उसी को कहेंगे जहां पे हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं, कृषि नहीं होगा, कृषि नहीं कर सकते हैं वैसे स्थान। तो वैसा स्थान कैसा होगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ होगा, या बहुत सारे चट्टान होंगे, चट्टान ही चट्टान नजर आएंगे, या मरुस्थलीय भाग होगा। इन सारे जगहों को क्या कहते हैं, बंजर भूमि की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इसका प्रारूप हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा है गैर प्रयोजन कृषि योग्य भूमि। ठीक है, गैर प्रयोजन कृषि योग्य भूमि का मतलब अभी हम समझा चुके हैं कि कृषि योग्य भूमि होते हुए भी उसमें हम लोग क्या करते हैं, इमारत, बस्तियां, सड़कें, रेलवे लाइन वगैरह वगैरह क्या करते हैं, बैठा देते हैं। बाद देखिए अगला और लास्ट इस चैप्टर का, इस वीडियो का अंत हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा क्या है कि भू संरक्षण कैसे कैसे किया जाना चाहिए और कैसे कैसे किया जाता है, इसका उपाय क्या क्या है, इन सारे चीजों को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भू निम्नीकरण के समस्याओं का संरक्षण के अनेक उपाय हैं। तो पहला उपाय क्या है स्टूडेंट, तो पहला उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा वन रोपण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बंजर भूमि दिख रहा होगा, तो ये बंजर भूमि है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं और चारागाहों का उचित प्रबंध कर सकते हैं। पेड़ लगा सकते हैं, घास रोप सकते हैं, घास रहेगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, चारागाह का भी प्रबंध कर सकते हैं। उसके बाद पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर, रक्षक मेखला का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, बार बार बाढ़ आता है जिसके कारण ये हमारा क्या होता है, धंस जाता है, इतना वाला भाग को धंस जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से रक्षक मेखला बना सकते हैं। पशु चारण नियंत्रण कर सकते हैं। रेतीले टीले को कांटेदार झाड़ियां लगा सकते हैं, जहां जहां रेतीला टीला होता है, मतलब रेतीला का मतलब होता है बालुई, रेतीला का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बालू वाला, बालू वाला टीला। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
आराम से वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कांटेदार झाड़ियां लगा देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा बहुत हद तक। बंजर भूमि के उचित प्रबंध, जैसे हम लोग खनन नियंत्रण कर सकते हैं, औद्योगिक जल को परिष्करण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि औद्योग धंधे से जो भी हमारा गैस निकलता है और जो भी हमारा क्या होता है, पानी जल निकलता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अलग से उद्योग लगा करके वहां पे पानी का परिष्करण कर सकते हैं। परिष्करण अलग से कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका फिर से हम लोग इसी फैक्ट्री में उपयोग कर सकते हैं। जो बार बार हम लोग बोरवेल के थ्रू जो निकालते हैं पानी को हम लोग निकाल करके उपयोग करते हैं, इसको हम लोगों को नहीं करना है। करना क्या है, उसको फिर से परिष्करण करके फिर से उपयोग करना है। इस प्रकार के तरीके हम अपना सकते हैं भू संरक्षण के लिए। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, धन्यवाद।